नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र उस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो दोस्तों, उसी क्रम को आज आगे हम लोग बढ़ाते हुए जो हमारा मालवा का पठार, यह विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोगों का मालवा का पठार। तो दोस्तों, ये जो ये स्थित है, यह मालवा का पठार है। यह दोस्तों जो मालवा का पठार है, यह कौन सा स्टेट है? यह दोस्तों मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान। तो दोस्तों, जो मालवा का पठार है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। अधिकतर इसका हिस्सा जो है वह मध्य प्रदेश में है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वह राजस्थान में स्थित है। इसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये जो हमारी पर्वत श्रेणी है, यह हमारी पर्वत श्रेणी है विंध्य पर्वत श्रेणी। ये दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया। ये आप लोग बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये बताइए आप लोग कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, जो हमारा मालवा का पठार है, यह दोस्तों आप लोग देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी दिशा कौन ऐसे होती हैं। ये हमारी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो दोस्तों, जो मालवा का पठार है यह हमारे मध्य प्रदेश के, अगर नज़रिए से देखें आप, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित होगा। अगर आप इधर दिशा में देखें तो अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में ये आपको पड़ेगा पश्चिम की ओर, और अगर राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की दृष्टि से हमारा दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम में तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और इसमें दोस्तों अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो दोस्तों, यह जो इसका मालवा का पठार है, इसका निर्माण जो हुआ वह क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस युग में हुआ है और क्रिटेशियस युग में दोस्तों जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उसी के द्वारा ये मालवा का पठार जो है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसे मालवा का पठार के साथ साथ इसे हम लोग लावा पठार भी बोल देते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि मालवा का पठार है या दोस्तों इसे लावा पठार भी बोला जाता है। इसके ऊपर आप लोग देखिए दोस्तों, यह हमारा एक पठार पड़ता है, यह दोस्तों बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो ये हमारा मालवा का पठार है, इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई आपसे कभी पूछी लगभग नहीं जाएगी, लेकिन आप लोग जान लीजिएगा इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर है। 500 से 600 मीटर है एवरेज इसकी ऊंचाई है। और इसकी आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो मालवा का पठार है हमारा, इसमें दोस्तों अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछ दी जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी सिगार। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार और सिगार की ऊंचाई लगभग वही 871 मीटर है। इसमें आपसे ऊंचाई नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि जो मालवा का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो दोस्तों सिगार है। सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ेगी आपकी। इसमें से दोस्तों जो नदियों की बात करें तो नदियों में दोस्तों आपकी चंबल नदी हो जाएगी। चंबल है, बेतवा है। इसमें दोस्तों अगर नदी की बात की जाए, इससे नदी की बात दोस्तों की जाए तो जैसे चंबल नदी, उसके बाद दोस्तों बेतवा नदी, और बेतवा हो गई, माही हो गई। ऐसे दोस्तों इससे अन्य और नदियाँ जैसे केन हो गई आपकी, धसान नदी, ये सभी नदियाँ जो है
इसी से इसी के आसपास से निकलती हैं और इसकी जो सीमा रेखा है वो इन्हीं नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार। इसकी स्थिति आप लोगों को पता ही होगी कि आपको बताया कि इसकी स्थिति जो पड़ेगी वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिम में और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पड़ेगी। और इसमें इसके दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात की जाए मालवा पठार की, तो क्षेत्रफल लगभग होगा 88,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो चंबल नदी है वह जो मालवा का पठार हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मालवा का पठार में अपरदन सबसे ज़्यादा कौन नदी करती है, तो वो दोस्तों हमारी नदी होगी चंबल। चंबल नदी मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। इसीलिए मालवा के पठार में आपसे पूछा जाए कि बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो बीहड़ का निर्माण चंबल नदी ही करती है। आगे दोस्तों देखते हैं। मालवा का पठार का निर्माण क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा से हुआ है। इसी कारण इसे लावा पठार भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताएं कि इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ है और दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के से निकले हुए लावा से हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसे लावा पठार भी बोलते हैं। इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मालवा के पठार में यहाँ दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें काली मृदा पाई जाती है जो आपको पता होगा कि कपास की खेती या गेहूँ या सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिए, इसमें मालवा पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश के पश्चिम में तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों देखिए 88,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो क्षेत्र आते हैं मालवा के पठार के अंतर्गत, वो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है वह 88,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अंतर्गत भोपाल, गुना, रायसेन, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर, देवास आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र हैं, भोपाल है, गुना, रायसेन, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर, देवास, ये क्षेत्र दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, आपको ऊपर चित्र में मैंने बताया बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है। तो उत्तर में दोस्तों बुंदेलखंड का पठार तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। देखिए आप लोग जो इसके उत्तर में उत्तर पूर्व आप लोग ये दिशा हो गई, तो इसके उत्तर पूर्व में ये हमारी उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिणी दिशा होगी, ये पूर्व होगी और ये पश्चिम। तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार है। और इसके जो उत्तर पश्चिम में पूछेगा तो अरावली पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी। ये अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, आप लोग देखिएगा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये बुंदेलखंड का पठार है आपका। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, उत्तर पूर्व में इसके बुंदेलखंड का पठार तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित, इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसकी सर्वोच्च चोटी सिगार। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 871 मीटर। तो इसका आकार जो है दोस्तों त्रिभुजाकार है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह सिगार है। इस क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा माही नदी, जो पश्चिमी हिस्सा दोस्तों मालवा का पठार का है वह माही नदी, मध्यवर्ती हिस्सा जो चंबल नदी तथा पूर्वी हिस्सा बेतवा नदी, धसान नदी और केन नदियों के उद्गम खंड द्वारा अपवाहित होता है। तो पश्चिमी हिस्सा दोस्तों जो इसका है वो माही नदी द्वारा और मध्यवर्ती चंबल नदी द्वारा और पूर्वी हिस्सा जो है बेतवा, धसान और केन नदियों द्वारा अपवाहित होता है। इसका जो सीमा एक तरीके से आप लोग कहिए कि अपवाहित होती है, इससे सीमा भी इन नदियों द्वारा इसकी निर्धारित की जाती है। तो आगे देखिए दोस्तों, मालवा पठार पर चंबल नदी ने अवनालिका पतन के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया है। मैंने आपको बताया कि जो मालवा का पठार इसमें जो चंबल नदी है वह बीहड़ का निर्माण करती है। अगला दोस्तों पॉइंट है, यहाँ की वनस्पति जो है सवाना जैसी है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए जो कि मालवा का पठार है उसमें वनस्पति कैसी है, तो दोस्तों यहाँ जो वनस्पति है वह सवाना प्रकार की है। सवाना प्रकार की किसकी,
मालवा पठार की। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों ये हमारा मालवा का पठार हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए ये जो है यह दोस्तों बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का जो पठार दोस्तों है यह उत्तर प्रदेश का जो यह दक्षिणी हिस्सा, वही ललितपुर वाला हिस्सा, वह हिस्सा दोस्तों, और इसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा। इसमें दोस्तों ये बुंदेलखंड का पठार स्थित है। और बुंदेलखंड के पठार में कुछ चीज़ें आपको बता दें हम, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बुंदेलखंड का पठार है स्थित कहाँ है, तो आप बताएंगे यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर प्रदेश के आपको 7 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। जो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है आपका, इसमें दोस्तों यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और एमपी के 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बुंदेलखंड का पठार है इसमें उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसकी दोस्तों जो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगभग वही 29,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी केवल दोस्तों एक चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ इसमें ध्यान ना रखें। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई दोस्तों वही 770 मीटर होगी। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी जो है वह सिद्ध बाबा है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो ढलान है, तो वह ढलान दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा की जो बुंदेलखंड का पठार है इसकी जो ढलान होगी वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगी। इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल इसमें खासकर ध्यान ये रखने वाला है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल आप लोग ना ध्यान रखें, बस इतना ही ध्यान रखें। इसकी नदियाँ जो हैं वह दोस्तों आपकी केन, बेतवा और धसान, ये 3 नदियाँ आप लोग इसकी ध्यान रखिएगा। इसी से निकलती हैं केन, बेतवा और धसान। अब आगे हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार हो गया। इसी में दोस्तों अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है। इसी के पास दोस्तों यहीं से स्थित जो यहीं से आपका स्थित जो है वह बघेलखंड का पठार है। या दोस्तों बघेलखंड का पठार यहीं स्थित है। और दोस्तों इसी से आपको आगे मानचित्र पर दूसरी जगह बताएंगे कि कहाँ से और कौन से जो पठार हैं वो कहाँ से स्थित हैं। इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके नीचे जो ये क्षेत्र है आपका, यह दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपका पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, ये जो है क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र यह दोस्तों पड़ेगा आपका रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा आपका रीवा पन्ना का पठार। ये जो आपकी जो विंध्य श्रेणी है इसके उत्तर में यहाँ पर ये रीवा पन्ना का पठार पड़ेगा। और इसके दक्षिण में यहीं पर दोस्तों ये पड़ेगा आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार उत्तर में दोस्तों ये रीवा पन्ना का पठार और दक्षिण में इसके बघेलखंड का पठार यह दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग देखेंगे अपनी जो विंध्य श्रेणी है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे दोस्तों देखिएगा विंध्य श्रेणी। ये हमारी दोस्तों विंध्य श्रेणी है। ये विंध्य श्रेणी है हमारी। इसमें दोस्तों आप लोग मानचित्र सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ स्थित है। ये कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा है गुजरात। ये कौन सा है? राजस्थान। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। और ये एमपी मध्य प्रदेश हो गया। इधर ये कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। तो दोस्तों अगर विंध्य श्रेणी की बात की जाए, विंध्य पर्वत श्रेणी की बात की जाए,
तो इसकी शुरुआत दोस्तों हो जाती है वह गुजरात से होकर ये मध्य प्रदेश, उसके बाद दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का इधर ये सोनभद्र जिला पड़ता है, वहीं से इसका विस्तार होते हुए बिहार तक जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर बिहार तक। गुजरात आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा और बिहार का कुछ हिस्सा। तो इसमें दोस्तों पर्वत, ये जो विंध्य पर्वत है यहाँ तक विस्तृत है। इसमें दोस्तों ये पूरा जो पर्वत है यह एक समान ऊंचाई का नहीं है। इसमें आप लोगों को बता दें कि यहीं पर जो मध्य प्रदेश में है, यहीं पर आपकी ऊंचाई कुछ कम हो जाती है, तो यहीं पर आपका पड़ेगा रीवा में रीवा पठार। इसी विंध्य पर्वत में ही रीवा पठार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई कुछ कम हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई सब जगह जो है बराबर नहीं है। तो यहीं पर दोस्तों जो मध्य विंध्य पर्वत होगी, इसमें दोस्तों ये रीवा का पठार स्थित है। और दोस्तों विंध्य पर्वत की अगर पर्वत जो है इसकी अगर निर्माण की बात की जाए, तो दोस्तों जो विंध्य सागर था इसमें अवसादों के जमाव के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। जो विंध्य पर्वत है, अवसादों के जो विंध्य सागर था इसमें अवसादों के निर्माण के फलस्वरूप ही इसका निर्माण हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी क्या है विंध्य पर्वत की, आप लोग देखिएगा। यह पर्वत जो हमारा स्थित है, यह दोस्तों इधर ये हमारा उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। तो दोस्तों ये जो विंध्य पर्वत है यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य महान विभाजक रेखा का कार्य करता है। जो विंध्य पर्वत है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य कौन सा पर्वत महान विभाजक रेखा का कार्य करता है, तो वह दोस्तों हमारा हो जाएगा विंध्य पर्वत। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोस्तों आगे हम लोग अच्छा देखते हैं कि जो इसका सर्वाधिक विस्तार आपको दिखाई ही दे रहा होगा। सर्वाधिक विस्तार इसका जो है वह कहाँ है, इसका सर्वाधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर्वाधिक विस्तार जो है यह दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और आप लोग देखिएगा। चलिए पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएं इसमें कुछ। विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत का निर्माण जो है विंध्य सागर में अवसादों के जमाव से हुआ है। विंध्य पर्वत का निर्माण जो है विंध्य सागर में अवसादों के जमाव से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य महान विभाजक का कार्य करता है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है उत्तर भारत व दक्षिण भारत, इसके बीच दोस्तों महान विभाजक का कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा पर्वत का मिलान बिंदु अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश है। आगे आपके जो मानचित्र है इसमें हम बताएंगे आपको कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो है इसका मिलन बिंदु जो है वह अमरकंटक चोटी है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है विंध्य पर्वत को रीवा जिले में रीवा पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई इसकी बहुत कम है। तो जो मध्य प्रदेश के ही रीवा जिले में इसे जो विंध्य पर्वत है हमारा, इसे हम लोग रीवा पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई यहाँ पर बहुत कम है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। मालवा पठार आपको ऊपर मैंने मानचित्र में बताया। तो दोस्तों जो हमारी विंध्य पर्वत है यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है और इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो विंध्य पर्वत है इसे पूर्व में भांडेर की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी जबलपुर से रोहतास जिला तक, जो जबलपुर मध्य प्रदेश और रोहतास जो जिला है वह बिहार का। तो कैमूर पहाड़ी जबलपुर से रोहतास जिला तक स्थित है। और यह दोस्तों जो विंध्य पर्वत है इसकी पूर्वी स्थिति है। आगे दोस्तों देखिए, जो विंध्य पर्वत है विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है स्थित है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो विंध्य पर्वत है इसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर जब हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखने होंगे इसमें। और दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है इसके दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी पड़ेगी और सतपुड़ा के दक्षिण में दोस्तों तापी भ्रंश घाटी है।
अब आगे दोस्तों इसके ऊपर ये हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी हो गई। इसके बाद दोस्तों हम लोगों की पड़ेगी जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विंध्य पर्वत आपको नीचे पॉइंट दिए और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा विंध्य पर्वत श्रेणी हमारी। आप लोग मैप से इसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही दर्शाइएगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी है मैंने आपको कई बार बताया कि ज्योग्राफी विषय आपका बगैर मैप आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट मैंने दिए वो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन उनको लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप लोग मैप पर ही विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैप पर आप लोग इसकी स्थिति बिल्कुल बना लीजिएगा कि कहाँ से निकलती हुई कितने राज्यों तक फैली है, इसकी ऊंचाई और सब चीज़ें मैंने आपको नोट में दी। तो उन चीज़ों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे उसके बाद दोस्तों देखिएगा हमारी जो वो पड़ेगी पहाड़ी, वह सतपुड़ा दोस्तों आप लोग देखिएगा। यह तीन जो सतपुड़ा हमारी पहाड़ी है, यह आपके 3 हिस्सों में है। उसमें 3 हिस्से कौन कौन से हैं वह दोस्तों, सबसे पहले इसकी स्थिति जो देखिए दोस्तों, ये गुजरात राज्य है हमारा। उसके बाद ये नीचे कौन सा है, यह दोस्तों है महाराष्ट्र। और ये मध्य प्रदेश, आपको पता ही हो गया कि ये मध्य प्रदेश है। इसके नीचे इधर इधर दोस्तों ये कौन सा स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा जो हमारी सतपुड़ा पहाड़ी है, इसकी आप लोग ध्यान रखिए सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी पड़ेगी वह राजपीपला पड़ेगी। इसकी मैंने बताया आपको कि 3 हिस्सों में इसको बांटेंगे हम लोग। सबसे पहले राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद दोस्तों महादेव पहाड़ी, और तीसरी दोस्तों मैकाल पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियों में हमारा सतपुड़ा पर्वत जो है वह स्थित है। तो दोस्तों सबसे पश्चिमी जो हम लोगों की पहाड़ी पड़ेगी वह कौन सी होगी, राजपीपला। या दोस्तों राजपीपला जो है वह आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहीं गुजरात राज्य में स्थित है राजपीपला। उसके बाद दोस्तों जो मध्यवर्ती क्षेत्र हमारा है या महादेव पहाड़ी है। और जो सबसे पूर्वी दोस्तों है यह हमारा जो है मैकाल पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये नीचे का राज्य आपको बताया, जो ये राज्य जाता है ये हमारा कौन सा है, यह छत्तीसगढ़ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मैकाल पहाड़ी है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको पॉइंट दिया मैंने, ये हमारी है मैकाल पहाड़ी। और नीचे का जो ये स्टेट है ये छत्तीसगढ़ है, ऊपर ये मध्य प्रदेश है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके मध्य जो है सीमा कौन बनाता है। तो दोस्तों जो मैकाल पहाड़ी है यह दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा का निर्माण करती है। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैकाल पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक चोटी, जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है। और वहीं दोस्तों जो महादेव पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होगी। जो धूपगढ़ चोटी है वो दोस्तों महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो वह दोस्तों धूपगढ़ ही होगी। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। महादेव पहाड़ी जो है वह आपको पता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ही पहाड़ी है। और यह सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, धूपगढ़ होगी। यह चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। इसमें और दोस्तों जो मैंने इसके ऊपर मैंने बताया कि जो आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी होगी वह आपका जो देखिए दोस्तों, ये हमारा कौन सा पड़ता है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में इसके मध्य दोस्तों आपकी जो पड़ेगी वह होगी नर्मदा घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी। इसके बाद दोस्तों जो नर्मदा भ्रंश घाटी है, यह आपसे अगर पूछा जाए कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी इसके मध्य कौन सी घाटी स्थित है, तो वह होगी नर्मदा भ्रंश घाटी। विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारी नर्मदा भ्रंश घाटी होगी। उसके बाद दोस्तों नर्मदा भ्रंश घाटी ये हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सा पहाड़ या पर्वत स्थित है, तो आप लोगों को पता ही है कि ये हमारा कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। और जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसके दक्षिण में इसके बाद और दोस्तों एक घाटी पड़ेगी, वह दोस्तों होगी हमारी तापी भ्रंश घाटी। ये दोस्तों तापी भ्रंश घाटी होगी। यह आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा
कि विंध्य पर्वत और जो हमारा सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके मध्य नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में आपका होगा सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को दोस्तों आप लोग 1 से 2 बार देखें तो दोस्तों जो आपको कन्फ्यूजन यहाँ बन रहा होगा वो दोस्तों जब आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में दोस्तों आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे दोस्तों अब हम लोग इसके जो पॉइंट हैं आपको नीचे लिखे हैं वो आपको एक बार देख लीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत, जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सतपुड़ा पर्वत है यह भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह ब्लॉक पर्वत क्यों है, इसे ब्लॉक पर्वत क्यों कहा गया है, तो ऊपर दोस्तों मानचित्र में हमने आपको बताया कि नीचे इसके तापी भ्रंश घाटी है और ऊपर नर्मदा भ्रंश घाटी। तो ब्लॉक पर्वत हम लोग उस पर्वत को कहते हैं जो 2 भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित होता है। जो 2 भ्रंश घाटियों के मध्य पर्वत स्थित होता है उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसीलिए हमारा जो सतपुड़ा पर्वत है यह दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। आपको बताया सबसे पहले हमारी ये कौन सी होगी, विंध्य श्रेणी होगी। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों हम लोगों की हो गई सतपुड़ा श्रेणी। तो जो सतपुड़ा श्रेणी इसके मध्य में हमारी नर्मदा भ्रंश घाटी और इसके दक्षिण में होगी तापी भ्रंश घाटी। आगे देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा जो पर्वत है पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है, सबसे पहले दोस्तों राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद महादेव पहाड़ी और महकाल पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियाँ पड़ेंगी। जो राजपीपला है दोस्तों आपको पता है सबसे पश्चिमी है ये, और ये मध्यवर्ती जो पहाड़ी है वह है, और यह महकाल पर्वत दोस्तों सबसे पूर्वी है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी इसकी ही दोस्तों जो धूपगढ़ चोटी है वह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1350 मीटर है। महकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। जो महकाल पहाड़ी हमारी सबसे पूर्वी पहाड़ी वह दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसके आगे दोस्तों देखिएगा, महकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। मैंने मानचित्र में आपको बताया कि महकाल पहाड़ी है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा बनाती है। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा महकाल पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वत, इसके पूर्व में ही आपके महकाल पहाड़ी से लगते हुए ही यहाँ पर हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है वह दोस्तों स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी से लगता हुआ जस्ट आपका छोटा नागपुर का पठार भी प्रारंभ हो जाएगा यहीं से। इसके अलावा दोस्तों अमरकंटक चोटी के समीप ही नर्मदा एवं सोन नदियाँ निकलती है। जो अमरकंटक चोटी है हमारे इसकी महकाल पहाड़ी की, इसी के समीप ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट हमारा पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन या पंचमढ़ी आपसे बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो वह दोस्तों धूपगढ़ चोटी इसी के पास स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सतपुड़ा पर्वत पूर्व की ओर छोटा नागपुर का पठार। हाँ आपको बताया दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है इसके पूर्व की ओर जो छोटा नागपुर का पठार है वह विस्तृत है। इससे लगते हुए ही आगे की ओर छोटा नागपुर का पठार प्रारंभ हो जाता है। यह पर्वत 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें फैला हुआ है। गुजरात से लगाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ तक यह राज्य फैला हुआ है। आगे दोस्तों हमारा अंतिम पॉइंट है सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इससे कई महत्वपूर्ण नदियाँ उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं यहाँ पे, जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती आदि। तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है इसी से दोस्तों अनेक नदियाँ जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, ताप्ती ये नदियाँ इसी से निकलती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी पहाड़ियाँ या पठार पढ़ा, तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मालवा का पठार, उसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड पठार,
उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके नीचे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी सतपुड़ा। तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ लिया। उसके आगे दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, यहीं पर जो आपको बताया इसके पूर्व में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। तो हम लोग कल छोटा नागपुर का पठार इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।